अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 30 नंबर। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये आपको बताना है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, और इसका विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता हेडिंग डाल के लिखेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है परफेक्ट कंपटीशन, उसमें खरीदार और बिक्री करने वाले दोनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें समरूप वस्तुओं को बेचा जाता है। यानी एक जैसा रूप का है ना, एक जैसा रूप रंग गुण वाले वस्तुओं को लगभग बेचा जाता है। इसमें वस्तु का यानी गुड्स का एक ही मूल्य प्रचलन में रहता है, एक ही प्राइस जो है वो प्रचलन में रहता है, प्रचलित रहता है। ठीक है, गुड्स का एक ही प्राइस होता है, जैसे एक ही सामान का अलग अलग दाम नहीं होगा, एक ही प्राइस जो है, एक ही मूल्य जो है वो प्रचलन में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। इतना लिखोगे तो काफी है। वैसे बताने के लिए मैं और बता दे रही हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है परफेक्ट कंपटीशन, ये मार्केट की वो स्थिति होती है, वो स्टेट होती है जहाँ पे खरीदार और बिक्री करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सभी खरीदार या सप्लाई करने वाले जो होते हैं, पूर्तिकर्ता या सप्लायर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उनके द्वारा समान गुण, रूप, वजन, ठीक है, प्रकृति यानी नेचर की गुड्स का, वस्तुओं का बिक्री और पूर्ति किया जाता है। ठीक है, ऐसे बाजार में एक क्रेता, यहाँ ऐसे बाजार मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक खरीदार यानी एक क्रेता जो होता है, या फिर एक विक्रेता, एक खरीदार या एक बेचने वाला, कोई भी वस्तु के मूल्य को यानी प्राइस ऑफ गुड को प्रभावित नहीं कर सकता, उस पर असर नहीं डाल सकता। अतः हेंस ऐसे बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलन में रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक खरीदार या एक विक्रेता यानी बिक्री करने वाला की वो स्थिति होती है जो समूह में एक बूंद पानी की होती है। ठीक है, माने उनका इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इतना भी ज्यादा उनका स्थिति ऐसा नहीं है कि वो लोग कीमत को यानी प्राइस को प्रभावित कर सके, यानी कीमत पे, प्राइस पे कोई असर डाल सके। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसमें एक खरीदार या एक बिक्री करने वाला का स्थिति ऐसा होता है जैसे कि जो समूह में एक बूंद पानी की होती है। ठीक है, बाजार की स्थिति में यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी खरीदने वालों को और बेचने वालों को दोनों को पूरा उसका ज्ञान होता है, किस चीज का, बाजार का। ठीक है, और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को पूर्ण बाजार भी कहा जाता है। आप देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहला तो है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की यानी क्रेताओं विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है। खरीदने वाले और बेचने वाले इसमें बहुत अधिक होते हैं। एक क्रेता तथा विक्रेता की स्थिति यानी एक खरीदार या बेचने वाले की, बायर या सेलर की स्थिति पूरे बाजार में महत्वहीन होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस लेस होती है। कोई भी क्रेता या विक्रेता, कोई भी बायर्स या सेलर जो है, मतलब एक अकेले बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, मार्केट प्राइस को पर इफेक्ट नहीं डाल सकता है। अब देखो इसका दूसरा विशेषता है, फीचर है समरूप वस्तुएं। ठीक है, होमोजेनियस या फिर आइडेंटिकल गुड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सभी फर्में एक ही प्रकार की वस्तुओं, है ना, एक ही प्रकार के गुड्स की पूर्ति यानी सप्लाई या फिर विक्रय यानी बेचते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं, ये गुड्स जो होते हैं, गुण यानी क्वालिटी, रूप, आकार, प्रकृति, नेचर, वजन यानी वेट, कलर, रंग आदि में एक समान होते हैं। सभी वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी जितने भी गुड्स है वो सब एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं मिला तो उससे काम चला लो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। पढ़ाया था मैंने आपको
व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड। तो इसलिए एक एक वर्ड का समझना जरूरी है आप लोगों को, एक एक टर्म का। तो मैंने कमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दे रही हूँ, इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सेट 1 के सॉल्यूशन मॉडल पेपर का और सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो तीसरी विशेषता है फर्मों के प्रवेश तथा निष्कासन की आजादी। ठीक है, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नए फर्मों के प्रवेश, यानी नया फर्म जो होता है उसका एंट्री, और वर्तमान फर्मों यानी जो फर्म पहले से है के बाजार से बहिर्गमन के लिए यानी निकलने के लिए, एग्जिट के लिए भी किसी प्रकार का कोई कानूनी, सरकारी या परंपरागत, प्राकृतिक, नेचुरल कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं होता है। उनको फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, यानी अगर आना है बाजार में तो आए, जाना है तो जाए। फर्में अपनी मर्जी से बाजार में प्रवेश तथा बाजार से बाहर हो सकते हैं, अपनी मर्जी से वो एंटर भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं फर्म्स। ठीक है, चौथी इसकी विशेषता है फोर्थ, बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान। बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहां क्रेताओं तथा विक्रेताओं यानी बायर्स एंड सेलर्स, खरीदारों और बिक्री करने वालों को बाजार की दिशा एवं दशाओं की पूरी जानकारी होती है। अर्थात जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, खरीदार और बिक्री करने वाले को बाजार में प्रतियोगिता की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन, और प्रचलित मूल्य जो होता है प्राइस, और पूर्ति की मात्राओं यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, ये सब की पूरी जानकारी रहती है। आगे है अहस्तक्षेप नीति। ठीक है, ये भी एक विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक अहम विशेषता यह भी होती है कि ऐसे बाजार में अहस्तक्षेप, लेसेस फेयर पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है जिसमें क्रेता या विक्रेता पर यानी खरीदार या बिक्री करने वाले पर माल क्रय विक्रय यानी बाय या सेल करने एवं पूर्ति यानी सप्लाई के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। छठा इसका विशेषता यातायात एवं विक्रय लागत की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यातायात एवं विक्रय लागत की अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट होती है। अतः यानी हेंस विक्रेता यानी जो सेलर्स होते हैं या पूर्तिकर्ता सप्लायर्स होते हैं, बाजार से कितनी भी दूरी पर रहते हो, इससे वस्तु की कीमत पर यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार में अलग अलग कीमत हो वस्तु का, एक ही कीमत प्रचलित होता है। समान कीमत। ठीक है, समान कीमत भी एक विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर समस्त बाजार यानी सब पूरे बाजार क्षेत्र में एक समान कीमत प्रचलित रहती है। विक्रेताओं यानी सेलर्स और क्रेताओं बायर्स की संख्या अधिक होने के कारण, ज्यादा संख्या में होते हैं इसके कारण, तथा यातायात एवं विक्रय लागत की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट के कारण वस्तु की कीमतों में अंतर नहीं पाया जाता है, उनके प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। अब देखो आठवां इसका विशेषता है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक और विशेषता यह भी है कि इसमें साधनों यानी मीन्स तथा वस्तुओं गुड्स की पूर्ण गतिशीलता रहती है, परफेक्ट मोबिलिटी रहती है। इसके साधनों तथा वस्तुओं के आवागमन पर यानी आने जाने पर कोई प्रतिबंध, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वस्तुओं एवं साधनों को किसी भी स्थान पर बेचा जा सकता है। ठीक है, यानी रिसोर्सेज जो होते हैं मीन्स और गुड्स, उनको कहीं भी कोई भी जगह पर बेचा जा सकता है। उनकी पूर्ति अबाध्य होती है, उनकी जो सप्लाई होती है उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब देखो इसका 9वां नंबर है शुद्ध प्रतियोगिता एवं पूर्ण प्रतियोगिता, प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। अर्थशास्त्रियों द्वारा यानी इकोनॉमिक्स जो है उनके द्वारा शुद्ध प्रतियोगिता एवं पूर्ण प्रतियोगिता को अलग अलग बाजार की स्थितियों के रूप में देखा गया है। शुद्ध प्रतियोगिता यानी प्योर कंपटीशन की जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है संकुचित है, शॉर्ट है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा विस्तृत है।
तो यहाँ मैंने आपको 9 विशेषताएं बता दी है। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग 5 पॉइंट कोई भी जो आपको इजी लगे वो लिखना एग्जाम में, ठीक है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन इंग्लिश में बता रही हूँ, द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज वेरी हाई। यानी परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स का जो नंबर होता है वो बहुत ही हाई होता है। एंड इन दिस आइडेंटिकल और होमोजेनस गुड्स आर सोल्ड। और इसमें परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल या होमोजेनस दोनों सेम वर्ड सेम मीनिंग वर्ड्स है, तो आइडेंटिकल या होमोजेनस वर्ड्स को गुड्स को बेचा जाता है। इन दिस ओनली वन वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन्स इन सर्कुलेशन। यानी इसमें गुड्स जो है उनका सिर्फ एक ही वैल्यू सर्कुलेशन में रहता है, ठीक है, प्रचलन में रहता है सर्कुलेशन में। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या क्या है। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, खरीदार और बिक्री करने वाले, उनका बहुत ही अधिक संख्या होता है, अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। होमोजेनस और आइडेंटिकल गुड्स, इसमें समरूप वस्तुएं पाई जाती है, होमोजेनस आइडेंटिकल गुड्स पाए जाते हैं। और फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी फर्म्स की मर्जी है, वो एंटर करना चाहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो करे, और एग्जिट करना चाहते हैं तो करे, ठीक है। यानी एंटर कौन करेगा, जो नया फर्म्स आना चाहते हैं इसमें आए, या फिर जो पहले से है वो एग्जिट करना चाहते हैं तो करे, ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है उसमें बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट कंडीशन का परफेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज लेसेस फेयर पॉलिसी। लेसेस फेयर पॉलिसी में जो भी बायर्स एंड सेलर्स है उन पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या फिर बाय करने के लिए, या सप्लाई के कोई भी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी बात हो, उसमें कोई हस्तक्षेप, कोई रोकथाम नहीं किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। इसमें ट्रांसपोर्ट एंड सेलिंग कॉस्ट की एब्सेंस होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्राइस, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन में सभी का प्राइस जो है वो सेम होता है, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि सबका मतलब हर एक ही वस्तु का अलग अलग प्राइस हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्राइस होता है। परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस होता है, अलग अलग प्राइस नहीं होता, ठीक है। अब देखो आठवां इसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर कह लीजिए, बता रही हूँ परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मीन्स एंड गुड्स जो है उसका पूरा मोबिलिटी होता है, गतिशीलता होता है। मीन्स और गुड्स जो है उसके आने जाने यानी आवागमन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं होता है। गुड्स को किसी भी प्लेस पर सेल किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, ठीक है। और गुड्स की जो कमोडिटीज है उनकी सप्लाई जो है वो अबाध्य, यानी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब देखो प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। अब देखो 30 का और वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है, तालिका एवं चित्र की सहायता से सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, उसको आप लोग दोनों लिखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। इसमें इकाइयाँ है, देखो यूनिट्स लिखा हुआ है। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो यूनिट लिखना, और हिंदी मीडियम के है तो इकाइयाँ लिखना, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 तक किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता है यानी मार्जिनल यूटिलिटी। MU का फॉर्मूला क्या है, TUN-1, ठीक है। और यहाँ है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, ठीक है। तो मान लो अगर एक किसी वस्तु का या कमोडिटी का 1 यूनिट का कंजम्पशन से हम लोग को 6 मिलता है टोटल यूटिलिटी यानी TU, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TU, ठीक है। और दूसरा से मिलता है 10 टोटल यूटिलिटी, और तीसरा कंजम्पशन से मिल रहा है 12 टोटल यूटिलिटी, फिर चौथा से मिल रहा है 12, फिर 5वां यूनिट से 10 यूटिल मिल रहा है, ठीक है। यूटिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिल में बोलते हैं, ठीक है, उसका यूनिट है यूटिल। एंड छठा जो है 6th यूनिट, उससे 6 यूटिल मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी 6 यूटिल मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे 6 10 12 12 10 6 इतना टोटल यूटिलिटी है हर अलग अलग यूनिट पे, ठीक है।
तो अगर टोटल यूटिलिटी दिया है तो हम लोग MU निकाल सकते हैं। कैसे? देखो फर्स्ट यूनिट का जो है वो सेम रहेगा क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं यानी 0 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है MU बराबर TUN माइनस TUN-1। ठीक है, तो फार्मूला के हिसाब से 6 माइनस कुछ नहीं ऊपर, तो 6 माइनस 0 6 ही हो जाएगा, है ना। आप देखो यहाँ पे TUN यहाँ पे कितना है 10 है, माइनस TUN-1 यानी कि ये वाला संख्या और इससे पहले वाला, उससे हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4। फिर यहाँ पे देखो थर्ड यूनिट पे 12 माइनस 10 है ना, TUN ये है तो TUN-1 ये होगा, उससे पहले वाला एक, तो 12 माइनस 10 क्या हो गया 2। फिर यहाँ पे देखो 12 माइनस 12 0 शून्य, फिर 10 माइनस 12 कितना हुआ -2, फिर 6 माइनस 10 -4। समझ में आया MU कैसे निकलता है? अगर ये वाला ले रहे हैं तो उसके ऊपर वाला, ठीक है, इससे पहले वाला जो है, तो अगर ये TU है तो TUN-1 कौन होगा, इससे ऊपर वाला। समझ गए? तो इस तरह से निकला ये हम लोग का टेबल। अब देखो ऊपर जो मैंने टेबल बनाया है उसी से पिक्चर बना रही हूँ। ठीक है, अब पिक्चर देखो क्या है, मान लो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सेस है। ठीक है, और ये इस सीधा वाला जो है वो वाई एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स है इकाइयाँ, मतलब कमोडिटी का कितना यूनिट का हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे है उपयोगिता यूटिलिटी, यानी इन यूनिट्स के कंजम्पशन से, उपभोग से हम लोगों को कितना यूटिल्स मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, एक्स और वाई का बीच में जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, तो पता ही होगा आप लोग को। और देखो अब यहाँ पे 0 से ऊपर जो है वाई एक्सिस में वो पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, सब प्लस में है, लेकिन 0 से नीचे जो आता है वो क्या होगा, माइनस में होगा। 0 से नीचे -2 -4 -6 एंड -8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है तो इसको भी कुछ नाम देना, तो x डैश हो गया। ठीक है, ये y है तो इसको भी नाम दिए, y डैश हो गया। क्लियर है? अब हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का कर्व बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे कितना मिला है, एक यूनिट का कंजम्पशन पे, उपभोग पे 6 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 6 पे 1 पे 6 मिला, यहाँ पे 1 पॉइंट आया। अब देखो दूसरा यूनिट में, दूसरा इकाई में 10 टोटल यूटिलिटी मिला। ठीक है, तो दूसरा में कितना 10, यहाँ पे 10 पे पॉइंट लगाए। इसके बाद देखो तीसरा में कितना मिला 12 यूटिल। ठीक है, 12 यूटिल मिला, तो थर्ड यूनिट पे 12 यूटिल, 12 किधर है, इधर 3 और 12 इधर से मिलाया तो इधर पॉइंट आया। ठीक है, अब देखो फोर्थ यूनिट है जो चौथा यूनिट कंजम्पशन पे 12 यूटिल टोटल यूटिलिटी मिला। ठीक है, तो फोर्थ पे 10। देखो ये थर्ड एंड फोर्थ यूनिट पे सेम मिला, तो सेम है ना। अब फिफ्थ यूनिट पे, पांचवा यूनिट पे 10 यूटिल मिला, तो पांचवा पे 10 किधर है, इधर है, ये पॉइंट इधर आया। ठीक है, तो छठा यूनिट पे 6 यूटिल मिला, टोटल यूटिलिटी 6 पे 6 मिला, तो यहाँ पॉइंट आया। तो इस तरह से मैंने ये सारा मिला दिया है। ठीक है, ये इसको मिलाते 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 यहाँ से ये यहाँ आया, तो ये हो गया TU कर्व, यानी टोटल यूटिलिटी कर्व, कुल उपयोगिता कर्व। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, टोटल यूटिलिटी कर्व तो हो गया, क्वेश्चन में पूछा है टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, दोनों के बीच में बताना है संबंध चित्र की सहायता से। पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर वी हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। सो ये TU तो बन गया TU कर्व, अब MU कर्व बनाते हैं। देखो MU में क्या क्या, देखो फर्स्ट यूनिट पे 6 यूटिल मिल रहा है MU, है ना, तो फर्स्ट यूनिट है एंड 6 यूटिल है। ठीक है, यहाँ पे यूटिल बताया मैंने, यहाँ पे यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट पे 6 यूटिल, यहीं से पॉइंट स्टार्ट हुआ, जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं से ये भी स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो सेकेंड यूनिट पे कितना मिला मार्जिनल यूटिलिटी MU 4, तो सेकेंड यूनिट यहाँ से लिए और 4 यूटिल यहाँ से लिए, तो ये यहाँ पे पॉइंट बना। ठीक है, अब थर्ड यूनिट पे देखो MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, तो 3 पे 2 है, यहाँ पे 1 पॉइंट बना। फिर देखो चौथा यूनिट पे क्या है, 0 है, चौथा पे 0 तो यही है ना, तो यहीं पे पॉइंट बन गया। अब पांचवा यूनिट पे कितना मिला है, -2 मार्जिनल यूटिलिटी, तो -2 माने ये देखो यहाँ 0 से नीचे माइनस में है, तो -2 किधर है, 5 यूनिट यहाँ पे है और -2 इधर है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट बना। अब देखो छठा यूनिट पे क्या मिला है मार्जिनल यूटिलिटी, -4, तो 6 यूनिट कहाँ है, यहाँ है, और -4 किधर है, इधर है, तो -4 को 6 यूनिट तक ले जाएंगे तो यहाँ तक आया। ठीक है,
तो यहाँ से ये वाला पॉइंट सब हम लोग मिला दिए, मैंने मिला दिया है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिला मेरे को, ठीक है। तो ये बन गया इसका पिक्चर यानी चित्र। आपको बोला था, देखो क्वेश्चन में बोला तालिका एवं चित्र, यानी टेबल और पिक्चर का हेल्प से आपको बताना है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता और टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो इधर हो गया आपका तालिका, टेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया आपका चित्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिक्चर। तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के, दोनों ये चीज को बना लीजिएगा, ठीक है। पहले ये टेबल बनाइएगा, उसके बाद ये वाला चित्र यानी पिक्चर बनाइएगा। टेबल और पिक्चर बना लिए ना, अब इस पे लिखिएगा ये वाला संबंधों का स्पष्टीकरण, ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप आप लोग को बताना है। पहले टेबल बनाएंगे, फिर पिक्चर बनाएंगे, देन संबंधों का स्पष्ट यानी संबंध स्पष्ट करना है कि MU यानी सीमांत उपयोगिता और TU यानी कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हिंदी में पहले समझ लो, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले लोग आप लोग को भी बताऊंगी। फर्स्ट इसका है, देखो, उपभोग के प्रारंभिक इकाइयों पर कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता दोनों धनात्मक होती है, ठीक है। देखो उपभोग का प्रारंभिक इकाई यानी फर्स्ट यूनिट पे क्या हुआ है, फर्स्ट यूनिट कंजम्पशन पे सीमांत उपयोगिता भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों धनात्मक है। धनात्मक माने पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में है। यहाँ देखो, यहाँ इसमें पिक्चर में भी वही शो कर रहा है कि MU एंड TU जो है दोनों फर्स्ट यूनिट पे क्या है, धनात्मक है, ठीक है, ऊपर है, इधर तो नहीं है, नीचे। तो ये हो गया धनात्मक, पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट देखो, वस्तु की इकाइयों का निरंतर उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि हासिल दर पर होती है। यानी कि वस्तु जो है, गुड्स है, उसका यूनिट्स का लगातार, निरंतर माने लगातार, कंटिन्यू उसको कंजम्पशन करने से, उपभोग करने से कुल उपयोगिता जो है, टोटल यूटिलिटी, उसमें वृद्धि तो होता है, यानी वो बढ़ता तो है, लेकिन ये वृद्धि हासिल दर पर होता है। लेकिन ये वृद्धि जो है, ये बढ़ना जो है वो घटते क्रम पे होता है, ठीक है। देखो लगातार कंजम्पशन किए तो टोटल यूटिलिटी कौन सा है, ये वाला कर्व है ना। तो ये बढ़ा, लेकिन बढ़ता कैसे, घटते क्रम पे। देखो पहले कितना बढ़ा, इतना बढ़ा, लेकिन बाद में इतना बढ़ा, फिर इससे भी कम बढ़ा, फिर इससे भी कम बढ़ा, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है, घटते हुए बढ़ता है। अब देखो तीसरा पॉइंट है संबंधों का स्पष्टीकरण में, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप में, कि कुल उपयोगिता की वृद्धि की सीमा वहां तक होती है जहां तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ठीक है। तो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी है वो वहां तक बढ़ता है जहां तक कि सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, ठीक है। देखो टोटल यूटिलिटी जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से घटना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इसका सीमा जो है, लिमिट जो है टोटल यूटिलिटी का बढ़ने का, वो मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव में है, धनात्मक है, तब तक ही बढ़ता है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी इधर चल गया नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में है, देखो है ना, तो यहाँ से माइनस में है। और यहाँ पे TU जो है, देखो यहाँ से बड़ा 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 यहाँ तक बढ़ा, जहाँ तक कि मार्जिनल यूटिलिटी इस फोर्थ पॉइंट पे देखो, यहाँ तक ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वहां तक ये बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये ऋणात्मक हुआ, नेगेटिव हुआ मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, वैसे ही कुल उपयोगिता जो है उसको क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी को, वो गिरने लगा बेचारा, ठीक है। यही बात बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी का वृद्धि का यानी बढ़ने का लिमिट, सीमा वहां तक ही होता है जहां तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होता है। समझ में आ गया? अब देखो फोर्थ पॉइंट है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती रहती है, एक स्तर पर शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो लगातार कंटिन्यू घटते रहता है। उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे वो 0 हो जाता है और फिर माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। लेकिन कुल उपयोगिता जो है वो कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। टोटल यूटिलिटी वो कभी भी 0 या फिर माइनस में, नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पिक्चर में समझा दूं आपको। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ये वाला कर्व है, ठीक है, MU कर्व ये वाला है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। एक स्तर पे आके क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो गया, यानी शून्य हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो 0 के बाद क्या हुआ, नीचे चला गया, मैंने माइनस में हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, सीमांत उपयोगिता, वो घटते रहता है, उसके बाद 0 हो जाता है, उसके बाद माइनस में यानी ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव, है ना। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो होता है वो कभी भी 0 या माइनस में, ऋणात्मक नहीं होता है। देखो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, ये बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ तक यहाँ आया, तो क्या ये कभी भी 0 हुआ, टोटल यूटिलिटी नहीं हुआ।
ना ही ये माइनस में गया, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो सब तो देखो 1 2 3 4 ऊपर में ही है, 2 4 6 8 10 12, या माइनस में तो नहीं आया, नीचे की तरफ नहीं आया, ठीक है, माइनस में नहीं आया, तो ये कभी भी माइनस भी नहीं होता और जीरो भी नहीं होता, ठीक है। क्या टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता जो है ना ही माइनस होता है कभी, ना ही जीरो होता है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटते जाता है, फिर जीरो होता है, फिर माइनस यानी नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा टोटल यूटिलिटी। अब देखो पांचवा पॉइंट जो है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। चलो यहाँ मैं आपको समझा दूं पिक्चर में। देखो मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता किधर जीरो है, इधर जीरो है, शून्य है, ठीक है। 4 यूनिट का हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या मिल रहा है, जीरो, शून्य। तो जब बोला है इसमें, जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब कुल उपयोगिता यानी ये वाला टोटल यूटिलिटी जो है वो सबसे अधिक होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे 4 पॉइंट भी ये सबसे अधिक हुआ ना, यहाँ से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से सबसे हाई लेवल पे ये हुआ है ना। तो एम यू जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे टी यू जो है वो सबसे अधिक होता है। अब देखो 6th पॉइंट है, सीमांत उपयोगिता का ऋणात्मक होना कुल उपयोगिता के हासिल होने की दशा को प्रकट करता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ माइनस में होता है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो हासिल होने की दशा यानी घटने की जो कंडीशन वो दिखाता है। देखो सीमांत उपयोगिता कहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ तक तो जीरो में है, देखो यहाँ पॉजिटिव था फिर यहाँ जीरो आया, लेकिन ऋणात्मक ये चौथा यूनिट के बाद आ गया, ठीक है। 5 6 में यहाँ पे माइनस में मिल रहा है हम लोग को यूटिल्स, तो यहाँ पे है। तो जब भी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो कुल उपयोगिता जो है टोटल यूटिलिटी से घटने का दिखाता है, हासिल होने का, डिमिनिशिंग होने का। तो यहाँ पे देखो जब माइनस में आया तो टोटल यूटिलिटी यहाँ से घटने लगा, ठीक है, यहाँ आया फिर यहाँ घटने लगा, क्लियर है। 7th पॉइंट देखो, कुल उपयोगिता तब तक बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। यानी टोटल यूटिलिटी तभी बढ़ती रहेगी जब तक कि सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, प्लस में होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है कुल उपयोगिता ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से घटना चालू हो गया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि 7th पॉइंट के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी जब तक धनात्मक होगा, तो धनात्मक कहाँ पे, ऊपर में है, जब तक एम यू यहाँ पे धनात्मक है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ आया तो माइनस में गया, तो टोटल यूटिलिटी तब तक ही बढ़ रही है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन जैसे माइनस में है ये गिरने लगा, ठीक है, क्लियर है। तो यही बात है इसका। देखो यहाँ पे मैंने 30 नंबर का वो रिलेशनशिप वाला 7 पॉइंट बताया है, 5 मार्क्स का होगा, आप लोग 5 पॉइंट ही लिखना, ठीक है। फिर भी मैंने 7 बता दिया, आप लोगों को जो लगे याद रखने में इजी वो याद रखना। इंग्लिश मीडियम वाले एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू देख लो, बिटवीन एम यू एंड टी यू, ठीक है। बोथ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर पॉजिटिव ऑन द इनिशियल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। यानी जब हम लोग इनिशियल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तब दोनों टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम मैंने बहुत अच्छे से पिक्चर दिखाकर बताया है, पहले समझाया, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड व्हेन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली, ठीक है, बट दिस ग्रोथ अकर्स एट द डिमिनिशिंग रेट। यानी कि जब कमोडिटी के यूनिट्स को कंटिन्यूसली हम लोग कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बट दिस ग्रोथ अकर्स एट द डिमिनिशिंग रेट। यानी लेकिन ये ग्रोथ जो है बढ़ता तो है लेकिन घटते हुए बढ़ता है, ठीक है। अब 3rd पॉइंट देखो, द लिमिट ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल यूटिलिटी इज एज फार एज मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। यानी टोटल यूटिलिटी तब तक ही ग्रो होता है, बढ़ता है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो, ठीक है। 4th पॉइंट देखो, द मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस टू जीरो एट a level and then becomes negative, but total utility can never be zero or negative। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार घटता है, फिर जीरो पे आ जाता है एक लेवल पे, और उसके बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और 5th पॉइंट है, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है।
फिर 6th पॉइंट देखो, मार्जिनल यूटिलिटी बीइंग नेगेटिव इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी बीइंग डिमिनिशिंग। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का नेगेटिव होना क्या इंडिकेट करता है, टोटल यूटिलिटी का डिमिनिशिंग होने का कंडीशन, डिमिनिशिंग मैंने घटते हुए। ठीक है, 7th पॉइंट देखो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, यानी कि टोटल यूटिलिटी तभी तक इंक्रीज होगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 पॉइंट बता दिया एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एमयू एंड टीयू का। ठीक है, ये 2 ऑफ लिख दिया था। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया सेट 2 का।